हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिस वीडियो का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो वीडियो आ गई है। पहली दफ़ा आप हिमालय में जाते हो, पहली दफ़ा स्नो देखते हो। वो स्नो देख के इतने खुश होते हो कि आपके पूरे ज़िंदगी में आप शायद इतने खुश पहली बार हुए होंगे, और वही स्नो आपके परेशानियों का कारण बन जाती है। तो आज की वीडियो में हम हमारा यही अनुभव आपके लिए लेके आए। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा नहीं है तो उसे पहले ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ, और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, तो आप समझ पाएंगे कि हमारा अनुभव कैसे था और ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो रात नींद सुकून से आई, ये सोच के कि मौसम अच्छा रहा था उस दिन का। अब कोई स्नोफॉल होनी नहीं है तो कोई बर्फ नहीं रहेगी, ऊपरी रास्ते खुल जाएंगे तो हम हाई एल्टीट्यूड अट्रैक्शंस कवर करने चले जाएंगे। पर पहाड़ों को कुछ और ही मंजूर था। ये अपना मौसम खुद बनाते, वो भी जब चाहे तब। होटल से बाहर निकले तो नज़ारा कुछ ऐसा था। इतनी बर्फ तो लाचेन में भी ना थी। रात को जम के स्नोफॉल हुई थी। ठीक कहना गलत होगा क्योंकि वो लगातार हो रही थी। कुछ पल के लिए दिल मानो बहुत खुश था। मैंने खुद किसी रिहायशी इलाके में इतने तादाद में बर्फ पहली बार देखी थी। पर उसके बाद टेंशन में आ गया। मैं टूर लीडर था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को खुश रख पाऊँ। जो दिखाने में उन्हें यहाँ लेके आया हूँ वो सब उन्हें मैं दिखा पाऊँ। पर मौसम के सामने किसी की नहीं चलती, और यही बात अब मुझे अपने लोगों को समझानी थी। पर दिन की शुरुआत तो बढ़िया रही। आसमान से छिड़कता सफेद सोना जमीन पे अपनी ऊंचाई बढ़ाते जा रहा था। ऐसी भुरभुरी बर्फ देख के किसी का दिल भी खुशी से मचलता, तो लाचुंग में हर कोई खुशी से मचल रहा था। और कुछ देख ना पाने का अफसोस शायद ही किसी को हो रहा था। कभी हम जिंदगी के ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते कि खुद को खो देते, पर यहाँ बचपन लौट आया था हर किसी का। बर्फ के गोले जमकर बरसाए जा रहे थे, यादें तस्वीरों में कैद की जा रही थी। सबको खुश देख थोड़ा मैं भी रिलैक्स हो गया। एहसास हुआ तब कि इससे पहले कितनी दफा मैं इन हिमालय की पहाड़ों में घुमा हूँ, पर ऐसा कुछ इससे पहले कभी देख ना पाया था। लाचेन लाचुंग इससे पहले भी मैं आया हूँ, पर इतना खूबसूरत तो कभी ना लगा। यह आनंद कुछ देर तक ही था, इसका एहसास था मुझे। स्नोफॉल रुक नहीं रही थी, ऊपरी रास्ते तो बंद हो ही गए थे, अब नीचे जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए। मतलब अब हम गैंगटॉक भी नहीं लौट सकते थे। एक दिन भी यहाँ फंसे रहने का मतलब था आगे की पूरी आइटनरी डिस्टर्ब होने वाली थी। खराब मौसम के कारण बिजली गुल थी, लोगों के मोबाइल डिस्चार्ज होने लग गए थे। ना कोई गीजर चल रहा था ना कोई हीटर। लोगों के लिए स्नो पहली बार थी तो इतनी ज्यादा ठंड भी तो पहली बार थी। इस ऊंचाई वाली जगह पे सेहत को गर्म और स्वस्थ रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, और ठंड की मार अब नजर आने लगी थी। आज के दिन यहाँ फंसे रहना अब लगभग तय था। हमारे अलावा हजारों टूरिस्ट हम जैसे ही थे जिन्हें जल्द से जल्द गैंगटॉक पहुंचना था। दोपहर होते होते चीजें बदलने लगी। सुबह हर जगह खुशी का माहौल था, पर अब लोग पैनिक होने लगे। अफवाहें फैल रही थी, गैंगटॉक की तरफ निकली कुछ गाड़ियों के साथ हादसा हुआ है। कोई गाड़ी खाई में गिर गई है तो कोई ड्राइवर उस अपघात में मारा गया। कोई कह रहा था कि रास्ता बंद है तो कोई कह रहा था कि खुला है। सही जानकारी किसी के पास भी नहीं थी। जो लोग सुबह जल्दी निकल पड़े थे, जिनकी गाड़ियां फिर आगे जाके फंस गई थी, वो लोग भी भारी भरकम लगेज उठाकर चलकर फिर से होटल की तरफ आ रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये जानकारी मिली थी कि रास्ता खुल गया, तो वापस फिर से अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ 5-6 किलोमीटर चल के पहुंच रहे थे। कोई भी गलत जानकारी हमें मुसीबत में डाल सकती थी। तो अपने लोगों को होटल में रुकवा के मैं चल पड़ा कि आखिरी मांजरा क्या है। इसके लिए मुझे वहां तक पहुंचना था जहां से ट्रैफिक लगा हुआ है। इसका कोई भी अंदाजा नहीं था कि गाड़ियों की कतार कितनी लंबी है। काफी देर चलने पे रास्ते में पुलिस और आर्मी फोर्सेस नजर आई, जो रास्ता क्लियर करने के ड्यूटी पे लगी हुई थी। उनसे बात करने पे राय यही मिली कि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगले 3-4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, तो कल नो मूवमेंट का ऑर्डर है। आज निकले तो निकल जाओगे, वरना अगले कुछ दिन यही फंसे रहोगे। फंसे हुए पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन काम में लगा हुआ था। उम्मीद थी कि आज के दिन हम यहाँ से बाहर निकल सकते, और साथ में ये डर भी था कि ना निकल पाए तो अगले 3-4 दिन हम यही फंसे रह जाएंगे। इससे घर वापसी का गणित भी बिगड़ जाता। यहाँ से निकल जाने का कोई भी चांस था तो उसे मैं गंवाना नहीं चाहता था। तो वहां से भागते भागते मैं होटल पहुंच गया। हमारे पार्टिसिपेंट्स को यह विश्वास देना भी जरूरी था कि हम यहाँ से निकल सकते।
पर इसका कोई अंदाजा नहीं था कि फिर बीच रास्ते हमें ट्रैफिक में कितनी देर फंसे रहना पड़ जाए। ये भी मुमकिन था कि कड़ाके की ठंडी रात झेलनी पड़ जाए। मुसीबत में तो हम फंसे ही थे, पर इस मुसीबत से निकल के कहीं और मुसीबत में ना फंस जाए इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। मेरे निर्णय में मुझे यही राहत थी कि सारे लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाने के लिए उत्सुक थे। पूरी तैयारी करके हम गाड़ी में बैठ भी गए, पर गाड़ियों के ड्राइवर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। वो बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि अभी निकलना मुनासिब नहीं है, रिस्क बहुत है, जान माल की हानि कभी भी हो सकती है, घाटी में चक्के फिसल के गाड़ी खाई में गिर सकती है। यहाँ से निकलने की कोशिश में 2-3 गाड़ियां खाई में गिर भी गई है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि बाकी भी वहाँ जितने ड्राइवर्स थे वो सभी इसी बात पे अड़े हुए थे कि आज यहाँ से नहीं निकलेंगे। स्थानीय लोग भी यही समझा रहे थे कि जान की रिस्क लेने से अच्छा यही है कि यही रुक जाओ। पर मैं इस शक में था कि अब नीचे से पर्यटक तो यहाँ आएंगे नहीं, तो यहाँ जो फंसे हुए हैं उनसे ही यहाँ का बिजनेस बना रहेगा। तो डर बना के रखो तो फंसे हुए लोगों से आमदनी बनी रहेगी। प्रशासन के लोग कुछ और राय दे रहे थे तो स्थानीय लोग कुछ और कोई कंफ्यूज था। मेरा झुकाव प्रशासन की तरफ था, पर यह भी मुमकिन था कि मेरा समझना गलत है। यहाँ की हालतों को स्थानीय लोग अच्छे से भाप सकते हैं, तो उनका सुझाव भी सही था। और मैं खुद सबके सुरक्षा के साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। क्या करे क्या ना करे इस उलझन में शाम ढलने को आई। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था सबकी आंखों में मुसीबतें साफ नजर आने लग गई थी। ठंड तो बढ़ रही थी, साथ में अफवाहें भी बढ़ रही थी। हर कोई तनाव में था, उन सबका तनाव मेरे ऊपर भारी हो रहा था। एक अच्छे टूर मैनेजर की खासियत यही होती है कि वो इस तनाव को कैसे दूर रख पाता है, सबके लिए बेस्ट डिसीजन कैसे ले पाता है। इम्तिहान मेरी हो रही थी और मैं तैयार था। हमारी कोलीग ईशानी जो शिमला से थी, जो ऐसे पहाड़ी मौसमों से वाकिफ थी, उसकी पूरी मदद मिल रही थी। जैसे तैसे ड्राइवर को चलने के लिए मैंने तैयार कर लिया, पर मैं 100% श्योर होना चाहता था कि ये मैं सही फैसला ले रहा हूँ। फिर से एक बार मैं हालातों का वायदा लेने चल पड़ा। अंधेरा हो गया था, शाम से स्नोफॉल भी रुक गई थी। रास्ते के ऊपर की स्नो पिघल के पानी हो गया था, पर जो कुछ बर्फ रास्ते में जमी हुई थी वो शीशे की तरह सख्त हो गई थी। मुझे जल्द से जल्द निर्णय लेना था, तो भागते फिसलते संवरते आगे बढ़ रहा था। शूज गीले हुए पड़े थे, फिर भी भागदौड़ इतनी थी कि बढ़ते ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। अभी भी काफी लोग भारी भरकम अपना सामान उठाकर होटल की तरफ लौट रहे थे। पूछने पे यही बता रहे थे कि रास्ते बंद कर दिए गए, किसी भी गाड़ी को आगे छोड़ नहीं रहे। थके हारे उन लोगों की आंखों में डर, गुस्सा, नाराजगी दिख रही थी। जहां सुबह प्रशासन जल्द से जल्द निकल जाने का सुझाव दे रही थी, अब वही वहां तक पहुंचे लोगों को आगे जाने से रोक रही थी। जब व्यवस्था पूरी हो नहीं पा रही थी तो निकलने को कहा ही क्यों। इसी बात से लोग नाराज थे। कुछ टूरिस्ट ऐसे भी थे जिनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, कुछ ऐसे थे जिनकी दूसरे दिन की फ्लाइट थी, तो कुछ ऐसे लोग किसी भी हालत में यहाँ से निकलने को बेकरार थे। तब प्रशासन ने हाथ ऊपर उठा लेती कि जाना है तो चले जाओ, पर अपनी रिस्क पे। बस मैंने फैसला ले लिया कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, सेफ्टी फर्स्ट। हम यही रुकेंगे और वेट करेंगे बेहतर हालात के लिए। अब उम्मीद सिर्फ दूसरे दिन उगते सूरज से ही थी। धूप निकल आने से ही रास्ते खुलने थे, पर पहाड़ों में सूरज बहुत ही शर्मिला होता है। पता नहीं कब वो बादलों के पीछे छुप जाता है। फिंगर क्रॉस करके हमने वो रात निकाली। सुकून मिला सुबह उठकर बाहर आके देखा तो बर्फ कम थी, सूरज की सुनहरी किरणें निकल आई थी। कल भर भर के बर्फ देख के हम उछल पड़े थे और आज उसके ही ना होने से जान में जान आई थी। निकलने की तैयारी शुरू हो गई, पर मांजरा ये था कि जितने फंसे थे लाचुंग में सबको ही जल्द से जल्द निकलना था। ऐसे हालात में ट्रैफिक तो लगना ही था। इसका अंदाजा आ गया था कि आज के दिन भी ट्रैफिक में काटना पड़ेगा, पर ठीक है, जैसे तैसे यहाँ से निकल तो जाएंगे, वरना पता नहीं मौसम कब अपना मूड बदल ले। वैसे बीच बीच में हल्की बर्फबारी हो रही थी। ब्रेकफास्ट करके फाइनली हम गाड़ियों में सवार हो गए, पर बाहर कुछ लोगों के हालात बदतर ही थे। कहीं किसी के ड्राइवर का गाड़ी के साथ पता नहीं था, ना कि उनका उनके साथ संपर्क हो पा रहा था, तो कहीं किसी शेयरिंग कैब में सीट के लिए मारामारी हो रही थी। किसी की गाड़ी रास्ते में ही बंद पड़ गई थी। ये कुछ ऐसे था कि दांत है पर चने नहीं, और जब चने हैं तब दांत नहीं।
कल दिन भर में जो लोग अपनी गाड़ियों से निकल के होटल की तरफ लौट आए थे, उन्हें फिर से आज खुद पे सामान लादे मीलों चलकर गाड़ियों के पास पहुंचना था। हम खुशनसीब थे कि हमने जल्दबाजी नहीं की थी। लाचुंग से बाहर निकलने में हमें 3-4 घंटे लग गए। इस बार इन वादियों में फंसना सजा थी या मजा, इसका फैसला यही आता है कि हमने यहाँ आनंद तो बहुत लिया, साथ में मुसीबतों को सामना भी किया। कुछ यादें बाद में धुंधली हो जाती है, पर ऐसा एक्सपीरियंस हमेशा आपकी यादों में बना रहता है। हिमालय हमेशा मेरे जीवन में गुरु के स्थान में रहा। इस बार भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उन्हीं को आगे रख रहा हूँ, तो कभी आप भी ऐसी जगह जाओ तो इससे मदद मिलेगी। हिमालय का समीकरण ठंड से, अति ऊंचाई से है, इसके लिए यहाँ लेयरिंग आउटफिट बहुत जरूरी है। आपके कपड़े बारिश में, स्नो में गीले हो सकते हैं, तो इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा रखें। और याद रखें, ऐसी जगह गर्म कपड़े पहने रहें। माउंटेन सिकनेस से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। 2 जोड़े शूज रखें। सॉक्स की तादाद ज्यादा रहने दें, जिसमें वुलन सॉक्स भी शामिल होने चाहिए। शरीर में पैरों से ही ठंड प्रवेश करती है। सर को हमेशा ढके रहें। नंगे हाथों से बर्फ को ना छुएं। ग्लोव्स भी एक्स्ट्रा रखें। कानों को खुला रखें। काफी लोग कानों को ढकते हैं, पर कान ही बॉडी का ऐसा अवयव है जिसके द्वारा बॉडी जल्दी एक्लिमेटाइज होती है। हवा चलने में आपके कानों को ढक सकते हो। सनग्लास ना भूलें। जब चारों तरफ बर्फ होती है, तब वहां से सूरज की किरणें काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, जो काफी तेज और घातक भी होती है। जब आप अति ऊंचाई वाली जगह पे होते हो, तो यहाँ आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज होने टाइम लेती है। कुछ निर्देश होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, वरना माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस बने रहते हैं। आपको यहाँ ठंड में प्यास कम लगेगी, पर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने पानी की सख्त जरूरत होती है। इसके अलावा पानी से ही आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, तो पानी पीते रहे। समय समय पे खाना खाए। यहाँ पे आपकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसके लिए जो भी खाए वो ऐसा खाए जिसे पचाने में आसानी हो। हमेशा खाने पीने की चीजें अपने साथ कैरी करें। ऐसी जगह पे खाने पीने की सुविधाओं का पर्याय कम होता है। इसके अलावा आपको रास्ते में फंसना पड़ जाए तो वही काम आएगा जो आपके पास होगा। जहां आप जा रहे हैं वहां की अधिकतम जानकारी साथ रखें। वहां पे पर्याप्त नेटवर्क कौन सा है इसे जान उस नेटवर्क का सिम कार्ड साथ में रखें। पर पहाड़ों में कोई भी नेटवर्क को पाना बहुत ही दुर्लभ। वेदर कंडीशन के अपडेट लेते रहे, पर यह भी याद रहे कि पहाड़ अपने मौसम खुद बनाता है, जब चाहे तब। मौसम जैसा भी हो, उसके लिए फिजिकल और मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। इस बार हम लाचेन लाचुंग से ऊपरी वाली जगहों को भेंट ना दे पाए, पर स्नोफॉल का भर भर के आनंद लिया। और अगर ऊपर जा पाते तो स्नोफॉल का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। इसका मतलब नेचर के आगे आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। वैसे ऊपरी जगहों पे विजिट करने के लिए आप मिड दिसंबर से पहले आ सकते हैं। मानसून में भी यहाँ बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। इसके अलावा आपका यहाँ तक पहुँचना आपके परमिट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। मतलब आप बेस्ट सीजन में भी आते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप हर जगह विजिट कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ जहाँ भी विजिट कर पाते हो उस जगह को जी भर के जीवो। नॉर्थ सिक्किम में जहाँ हम फंसे रहे वो एक्चुअली हमारे लिए सेफ जगह थी। यहाँ से चाइना बॉर्डर नजदीक है, जिसके कारण यहाँ जगह जगह आर्मी कैंप्स दिखाई देते हैं। और जहाँ आर्मी है वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। बस इसी को हमेशा प्रायोरिटी दें कि आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी हक में हमेशा निर्णय लें। इस बार हमने देखा कि लोग भारी भरकम ट्रॉली उठाकर दूर दूर चल रहे थे, पर आपका लगेज आपके रक्सैक में हो तो उसे पीठ पे लाद आप आसानी से चल सकते हो। यही कारण है कि हम हमेशा हमारे पार्टिसिपेंट्स को रक्सैक के लिए सजेस्ट करते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आप कोई टूर ऑर्गेनाइजर के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा टूर लीडर के डिसीजन को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी जगहों के लिए, ऐसे हालातों के लिए वही सबसे ज्यादा अनुभवी होता है। और जाते जाते उनके लिए जो पहाड़ों से प्यार करते हैं। माउंटेन्स कॉलिंग यू एंड यू मस्ट गो।